सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं सुल्तानपुर में विवेकानंद नगर में। और मेरे पीछे आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। यहाँ पे हम जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए, जो काफ़ी समय से यहाँ पे हैं। करीबन 4,500 के आसपास यहाँ बच्चे हैं, करीबन 200-250 टीचर्स हैं और बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा ग्रुप है और काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड है सुल्तानपुर का ये स्कूल। तो हम जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए, जो है राम सिंह जी। तो उनसे मिल कर के उनकी राय जानने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने जा रहे हैं और कैसे उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे मिलाने ले करके चलते हैं आपको। ये है मेरे पीछे बिल्डिंग और इधर साइड में जो दिख रहा है यहाँ है उनका ऑफिस। तो अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो चलिए हमारे साथ मुलाकात कराते हैं उनसे आपकी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं सुल्तानपुर में, ये है विवेकानंद नगर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बैठे हुए हैं राम सिंह सर के साथ में। सर का टाइम मिला सर, क्योंकि हमें देर हो गई पहुंचने में। सर थैंक यू, आपने टाइम दिया। सर आपसे मुलाकात करने आए हैं और आपसे जानने आए हैं कि सर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप शिक्षा से जुड़े। सर 1985 स्टूडेंट लाइफ से मैं विद्यार्थी परिषद से सर्वप्रथम जुड़ा और वहीं विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद मैं धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़ गया और वहीं पर जो संगठन के अधिकारी थे उनके माध्यम से उन्होंने प्रयास किया कि आप विद्या भारती के विद्यालयों में चल करके यह काम करिए। और हमको जबरदस्ती मैं दूसरे की नियुक्ति कराने के लिए गया हुआ था। गोसाईगंज फैजाबाद जनपद का एक स्थान है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं यहाँ पर आचार्य चयन परीक्षा हो रही है, वो मेरी नियुक्ति वहाँ पर करा दीजिए, आपकी संगठन के अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। उस समय मैं बीएड कर रहा था, बीएड का एग्जाम दे करके मैं पहुँचा। ट्रेन लेट थी, लेकिन जबरदस्ती सभी अधिकारियों ने कहा कि दूसरे के लिए आया और चलो परीक्षा दो। हमने कहा कि नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है ना मैं कुछ काम कर पाऊंगा। और उस समय मैं पायनियर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बीएड करने के पूर्व मैं पढ़ाई वहाँ अध्यापन कार्य कर रहा था, टीचिंग कर रहा था। लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर बैठाया लोगों ने, तो साइंस और मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन थे उसको मैंने अटेम्प्ट किया और लिस्ट में हमारा नाम निकला। तो फर्स्ट नंबर पर मेरा नाम था। जबरदस्ती लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप यहाँ पर पढ़ाना। हमने कहा कि मैं कुर्ता और धोती पहन करके इस संस्थान में नहीं पढ़ा सकता। तो कुछ दिन तक लोगों ने कहा जैसे जिस वेश में आना चाहा और पढ़ा। और मैं वहाँ पर अपने जो डेली यूज करता था वो कपड़े पहन करके स्कूल आना जाना शुरू किया। फिर संघ के अधिकारियों ने धीरे धीरे फिर कहा चलो कुर्ता पजामा पहन के जाओ। फिर कुर्ता पजामा पहन करके गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने 1 महीने बाद कहा कि जब धोती पहनाना सिखा देते हैं, धोती पहनाना सिखा दिया। और इसके बाद फिर वहाँ से आकर के मैंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे संगठन से अधिक लगाव और रुचि थी, इसलिए मैं इस योजना में लगा रह गया। तो सर कितने साल हो गए आपको यहाँ से जुड़े हुए? जुलाई 1989 से मैं इस विद्या भारती योजना में कार्यरत हूँ। मेरी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हुई। अयोध्या से मैं फिर सुल्तानपुर आया और सुल्तानपुर में 90 से लेकर के 94 तक था। हमारे द्वारा इसी जनपद में सरस्वती राजा राम सरस्वती विद्या शिशु मंदिर नारायणपुर में, आज वो विद्या मंदिर के रूप में है, वो विद्यालय मेरे द्वारा स्थापित था। और यहीं से फिर मेरा स्थानांतरण हो गया बस्ती के लिए। सरस्वती विद्या मंदिर वो अभी जूनियर हाई स्कूल था। बाद में उसको सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कराने के बाद मैं 14 वर्षों तक सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय वहाँ सहायक आचार्य के रूप में काम किया। वहाँ पर हिंदी विषय का प्रवक्ता रहा। इसके बाद वहाँ से स्थानांतरण हुआ मेरा सिद्धार्थ नगर जनपद, जो नेपाल का बॉर्डर है। 10 वर्षों तक वहाँ पर सेवा करने के बाद कुछ ऐसे विवादों के कारण एक विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर वीआईपी रोड फतेहपुर का है, जो संगठन और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के विवाद के कारण वो विद्यालय उलझा हुआ था। संगठन की इच्छा अनुसार मुझे फतेहपुर जाना पड़ा और फतेहपुर उस विद्यालय की व्यवस्था को ठीक करने के बाद संगठन से हमने अपनी बात कही कि आपने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया हुआ था उसका निर्वहन मैंने पूरा कर दिया है
अब आपकी जो इच्छा हो, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ये उल्टा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई आपके अनुरूप विद्यालय मिलेगा तो मैं यहाँ ले चलूँगा, और समय आने के बाद संगठन ने मेरी बात को सुना और मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ। आज मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। क्या बात है। तो सर कितने समय से आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी लाइफ में पहली बार ये सिचुएशन आई कि 1 साल पूरा स्कूल तकरीबन बंद रहा और अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, लेकिन फिर से ये नए स्ट्रेन आने की बात चलनी हो गई कि नया स्ट्रेन आ रहा है, अब फिर से दिक्कत हो रही है, फिर से मरीज बढ़ रहे हैं सर। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं सर स्कूल में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिसके अधिकारी और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में जहाँ पर हिंदू रहते हैं वहाँ पर भी अपने पूर्णकालिक प्रचारक और अधिकारी रहते हैं। वहाँ से भी सूचनाएं हमको किसी न किसी माध्यम से मिलती रहती थी कि स्थिति अब इस अवस्था को पहुँचने वाली है, और उस स्थिति को भाप करके और बीच बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक जी का भी प्रवास हुआ, जिसमें केवल मुख्य ऐसे 15 लोगों को बहुत पर्याप्त दूरी पर रख करके बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा स्थिति ऐसी विकट आने वाली है, और उस परिस्थिति को भाप करके मैंने एडवांस सरकार और राज्य की सूचना और उसके क्रियान्वयन के पहले जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, उसी समय मैंने अपने स्टाफ की 19 मार्च को मीटिंग लेकर के एडवांस हमने उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घरों पर रह करके काम करेंगे उनके बचाव के लिए, और आज के बाद कोई अपने घर से निकलेगा नहीं, घर से अपना कार्य करिए, और कार्य करने के बाद आवश्यकता होगी तो मैं विद्यालय वहाँ से आपको बुलाऊंगा, विद्यालय आपको घर ले जाकर के छोड़ देगी। और इस प्रकार से 19 तारीख से हमने अपने कार्य का संचालन प्रारंभ कर दिया और अलर्ट हो गए। तो सर लेकिन कुछ क्योंकि सब कुछ 1 साल बंद था, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई भी बच्चों की थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई थी, और टीचरों को भी या जो भी स्टाफ था उनको भी डर था कि 1 साल बंद है, कैसे चलेगा, सैलरी कैसे मिलेगी, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनको कैसे मोटिवेट किया सर? ऐसा है, 19 तारीख को जब हमने स्टाफ को रिमूव किया, उसी समय मैं अलर्ट हो गया, और उसी समय से ही मैं सोचने लगा कि आगे की योजना हमको कैसे फलीभूत करना है। इसके लिए हमने एडवांस सोचा, और हमारे जो सीनियर मोस्ट टीचर हैं उनकी एक कैबिनेट मीटिंग बुला करके एडवांस हम लोगों ने इसके लिए योजना बना करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एडवांस हमने स्मार्ट बोर्ड और ये ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज चलाने की पूरी योजना, प्लानिंग और उसकी तैयारी कर लिया हमने। और बीच में सरकार के द्वारा ये सूचना आने वाली आई कि 6 से लेकर के 8 तक या 9 तक जो विद्यालय परीक्षा अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाए हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो सरकार की इस प्लान को सुनने के बाद तुरंत एडवांस हमारे दिमाग में बात आई कि अब हम सबको ऑनलाइन हर चीज़ को करना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन उनका रिटन इंटरव्यू करा करके उनका एडमिशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से एडवांस सरकार की प्लान बाद में 4 दिन में 1 सप्ताह बाद आती थी, हम लोग 1 सप्ताह पहले आगे बढ़ करके अपने कार्य को पूरा करते चले गए। सर मतलब आप, मैं इतने स्कूलों में, लेकिन आप पहले व्यक्ति जिनसे मैं सुन रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले से सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान कर ली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई स्कूलों को। तो सर अब एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, आपके स्टाफ के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, क्या होगा सर? देखिए, हम तो ये कहेंगे, देखिए हित 3 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत होता है और दूसरा पारिवारिक होता है, तीसरा सामाजिक। जो सामाजिक होता है वो राष्ट्रीय माना जाता है। हमको केवल अपना हित नहीं देखना चाहिए, समाज का कैसे कल्याण हो, समाज का कैसे भला हो, इसलिए एडवांस रूप से पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमने पेरेंट्स और गार्जियन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके अपने स्टाफ को ऑनलाइन रखा, और हर ग्रुप में हमारी फोटो, हमारी मोबाइल नंबर उसमें पड़ा हुआ था। मैं बराबर मॉनिटरिंग करता था, और रात में अपने पूरे टीचिंग स्टाफ को मैं हमेशा उनको प्रोत्साहित करता था और उनको उत्साहवर्धन करता रहता था। पूरे कोरोना काल में जो लाइव क्लासेस हमारी चली है, केवल 4 कंप्लेन आई, और चारों कंप्लेंट्स को विदिन 10 मिनट क्लास टीचर और जो उसके हर सेक्शन वर्ग के जो प्रभारी थे, मैं
और सब्जेक्ट टीचर। ऐसे 5 मिनट के अंदर तुरंत ऑनलाइन पेरेंट्स को हम लोग उनसे बातचीत कर लेते थे और पेरेंट्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता था कि नहीं ऐसी गलती नहीं है, आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, और सारी सब क्षमा मांग लेते थे। इस प्रकार से और पर मंथ पेरेंट्स मीटिंग और पेरेंट्स अभिभावक संपर्क ये क्लास टीचर बराबर करते रहते थे और उसकी ऑनलाइन पूरी रिपोर्ट हमारे पास आया करती थी। और मैं वीडियो कॉल करके हर बच्चे से डायरेक्ट पहले पेरेंट्स से बात करता था, फिर स्टूडेंट से बात करता था, फिर पूरी फैमिली से। जितने प्रोग्राम हमारे थे जो एनुअल थे कैलेंडर के अनुसार, उस प्रोग्राम को मैं बच्चों को एडवांस बताता था और अपना कार्यक्रम करके बराबर उनको ग्रुप में डालते थे। मैं अपने विद्या भारती को बराबर प्रेषित करता रहा और गार्जियन को हमेशा उत्साहित करता रहा कोरोना से बचने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, और संवादहीनता न हो, अपनी वाणी पर संयम और बच्चों की देख रेख करते हुए उनका नियंत्रण ही इस कोरोना काल का सबसे बड़ा बचाव हो सकता है। ये बराबर मैं उत्साह अपने पेरेंट्स और बच्चों को करता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे इस साल बहुत प्रेशर के बावजूद भी 176 अधिक एडमिशन हमारे हो गए, जिसको लेकर के मैं आज इस पड़ाव तक पहुँच गया। तो सर बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को बताया और हमारी कामना यही कि जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हो और वापस अपना स्कूल जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुले। तो यही एक कामना है सर। तो आपके समय के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आने वाले टाइम पे चीज़ें नॉर्मल हो सकें और सारी चीज़ें वापस अपनी पटरी पर लौट सकें सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके टाइम के लिए और इतने अच्छे से चीज़ों को बताने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में चलने वाले जितने भी प्रतिष्ठान हैं वे एडवांस अपने हित को ध्यान में न रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, इस दृष्टि और दृष्टिकोण से काम करेंगे तो उनका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा और राष्ट्र का भी उत्थान होगा। धन्यवाद।